नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम क्या देख रहे थे? अक्षांश और देशांतर यानी कि ग्लोब पढ़ रहे थे। और ग्लोब पर हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन समझी, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जाना। और पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो की थी कि देशांतर किस प्रकार से समय का निर्धारण करते हैं, और आज उसी प्रक्रिया में, समय की प्रक्रिया में, कि किस तरीके से देशांतरों को समय के लिए यूज किया गया और उसी के क्रम में हमारे भारत का जो समय है वो निर्धारित किया गया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे ये ग्लोब बनाया था हमने, और ग्लोब पर ये 0 डिग्री की मेरिडियन खींची थी। ठीक है, और 0 डिग्री की मेरिडियन में जो इससे पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्व हो गया इसका, और ये पश्चिम हो गया। ये चीज़ हम जान चुके हैं। ठीक है, पश्चिम यानी कि वेस्ट, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको ईस्ट बोल दो। तो यहाँ मैंने एक बात बताई थी कि जैसे ही हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आते हैं, वेस्ट की ओर आते हैं, तो जो समय है ये बढ़ेगा या कम होगा? ये कम होगा। कितना कम होगा मुझे अब यहाँ चर्चा करनी है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लेती है, और 15 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लेती है? 1 घंटे का, अर्थात 60 मिनट का समय लेती है। लेकिन पृथ्वी क्या है? 360 डिग्री घूमेगी तभी तो अपना एक रोटेशन पूरा कर पाएगी। तो 360 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है, अर्थात 1 दिन या रात का समय लगता है। यानी कि 1 दिन और 1 रात में अर्थ क्या करती है? अपना एक रोटेशन पूरा करती है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो भारत है, यानी कि केवल हम भारत की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि विभिन्न देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं, कितने टाइम जोन वहाँ पर स्थापित किए गए, किस प्रकार से टाइम जोनों का निर्धारण किया जाता है, इनकी चर्चा करेंगे। और भारत का जो टाइम है वो कौन सी देशांतर रेखा को आधार मान करके निर्धारित किया गया है, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लोब पर या अर्थ पर ग्रेट सर्कलों का निर्माण हुआ है, जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लिए हम। अब इसके बाद में हमें जो अगली चीज़ जाननी है इसमें वो ये जाननी है, ये तो गोलार्धों की बात हो गई। जब हमने अक्षांश पढ़े थे, लैटिट्यूड पढ़े थे, तो मैंने एक लाइन खींची थी 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन। तो 0 डिग्री की जो इक्वेटर लाइन है वो भी क्या कर रही है? इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री की मेरिडियन लाइन जो है वो क्या कर रही है? इसको पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड कर रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये 4 हिस्से बना दिए, अगर हमें किसी स्थान की वास्तविक स्थिति जाननी है कि बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया की वास्तविक स्थिति क्या है, ग्लोब पर इंडिया की स्थिति क्या होगी, तो देखिए ये 0 डिग्री है, और हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर के गुजर रही है। तो कर्क रेखा कहाँ पर है? यहाँ से उत्तर की ओर, यहाँ पर लगभग। तो हम भारत को यहाँ बना देते हैं, ये भारत के बीचों बीच में से होकर के गुजर गई। तो अब ये कौन सा गोलार्ध हो गया? तो देखिए, अब हमें अक्षांश और देशांतर दोनों को एक साथ स्थापित करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं डायरेक्शन ले लीजिए एक बार, हम डायरेक्शन, कई लोगों को दिशाओं के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है, तो एक बार वो भी आराम से समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? नॉर्थ अर्थात उत्तर, ये हो जाएगी साउथ दक्षिण, ये वेस्ट क्या हो गई? पश्चिम, और ये पूर्व यानी कि ईस्ट। अब कई बार इन दोनों के बीच की दिशा भी पूछ लेता है, तो देखिए ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या हो जाएगी? तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इन दोनों को साथ में जोड़ के बोलेंगे इसको, ये हो गया साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। और ये वाली जो डायरेक्शन होगी तो ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। और ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 4 दिशाओं को इंगित करना है। वो कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला जो आधा हिस्सा है, सेमी सर्कल का आधा जो हिस्सा है, ये कौन सा गोलार्ध हो गया? तो अब हमें यहाँ उत्तर भी लेना है, और लेकिन ये पूर्व में है, तो पूर्व में किससे?
0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व में हो गया, ये वाला 0 डिग्री मेरिडियन से पश्चिम में हो गया, लेकिन 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये इक्वेटर लाइन से क्या हो गया, उत्तर में हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये तो हो गया अपना नॉर्थ या उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है या देशांतरीय स्थिति क्या है, अर्थात भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तब आप क्या कहोगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर तो किसके हिसाब से, अक्षांशों के हिसाब से, और पूर्व किसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से। इसीलिए पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी कि अक्षांश और देशांतर दोनों का एक साथ प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपकी। अब इसके बाद में जो हमें अगली बात चर्चा करनी है वो करनी है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से समय जोन का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार इनको मिटा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए थे कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ कि मान लो कि 0 डिग्री मेरिडियन पर सुबह के 9 बजे हैं, तो आप बताइए कि 75 डिग्री, अब क्वेश्चन क्या है, 75 डिग्री मेरिडियन पर कितना समय होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि समय निकालने की जो विधि है हम उसे कैसे निकालेंगे। तो इसमें पूछा क्या है, पहले तो ये देखिए 75 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 75 डिग्री वेस्ट मेरिडियन का समय पूछा गया है और दे किसका रखा है, 0 डिग्री मेरिडियन का समय दे रखा है। तो हमें 0 डिग्री मेरिडियन का समय हमें पता है। मान लो कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जा रहे हैं समय घटेगा, कितना घटेगा अब ये भी जान लेते हैं। तो 75 है, तो 75 डिग्री, जैसे मान लो ये हमारी क्या हो गई, 75 डिग्री वेस्ट हो गई, और जितना समय यहाँ हो रहा होगा उसी के हिसाब से हम इसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, तो यहाँ कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, कब के, सुबह के 9 AM। तो यहाँ से और 75 डिग्री के समय में कितना अंतर है, तो देखिए हमें क्या निकालना है कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, कितने समय में रोटेट कर रही है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 15 डिग्री घूमने में अर्थ कितना समय ले रही है, 1 घंटे का समय ले रही है। तो 75 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो 75 में हमें क्या करना है, 15 का भाग देना है, दे दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया आंसर। तो कितने घंटे का अंतर होगा इन दोनों के समय में, 75 डिग्री पूर्व पश्चिम और 0 डिग्री के में 5 घंटे का अंतर होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ समय को घटाना है कि बढ़ाना है। तो देखिए अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय कम करना होगा, और अगर पूर्व की ओर जाते तो समय बढ़ाना होता। यहाँ दोनों ही समय में बता देता हूँ, एक तो मेरिडियन 75 डिग्री का निकालना है वेस्ट का, और एक 75 डिग्री ईस्ट का भी निकाल लीजिए। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों का समय पूछा जाए तो देखिए जैसे ही हम यहाँ से इस तरफ आए तो हमें 5 घंटे घटाने हैं। किस तरफ, पश्चिम की तरफ। तो घटाइए 5 घंटे, 9 बज रहे हैं तो 9 से 8, 7, 6, 5, 4, तो यहाँ कितने बजेंगे 75 डिग्री पर, सुबह के 4 बजेंगे। कितने हो जाएंगे, 4 AM। अगर मैं यही पूछता कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कितना समय होगा, तो यहाँ का निकाल लीजिए। अब यहाँ तो हमने समय को घटाया था और यहाँ समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ 9 बज रहे हैं तो 10, 11, 12, 1 और 2, तो यहाँ कितने बजेंगे 75 डिग्री पर, 2 बजेंगे। कितने घंटे जोड़ने हैं, 5 घंटे जोड़ने हैं। देख लीजिए अगर यहाँ 9 बज रहे हैं तो 10, 11, 12, 1 और 2, तो 75 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के क्या बजेंगे, 2 बजेंगे। देखिए यहाँ अंतर समझ लेना, PM और AM देगा। AM का मीन्स होता है हम सुबह का टाइम पूछ रहे हैं,
और सुबह का जो टाइम होता है AM वो होता है मध्य रात्रि 12 बजे के बाद में 12 बजे दिन तक। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा AM, यानी कि मध्य रात्रि से लेकर के दोपहर तक। फिर दोपहर के बाद यानी कि दोपहर के जो 12 बजेंगे हमारे, यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, PM स्टार्ट हो जाता है। कब तक, मध्य रात्रि तक। ये क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, यानी कि रात का समय और ये दिन का समय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसी से आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। छोटी सी बातें हैं, सब लोगों को याद रहता है। तो ये दो चीज़ निकल आई। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लो सवाल अगर टुकड़ों में दे दिया जाए, टुकड़ों में किस तरह, ये तो हो गया आसान सा सवाल, डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन किया और निकाल लिया। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, ब्रह्मास्त्र फेंक देता है। ब्रह्मास्त्र फेंकेगा तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, उसको सिर्फ क्या रोक सकता है, ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र से टकराएगा तब क्या होगा, विध्वंस होगा, और विध्वंस होगा तो किसी न किसी देवता को अवतार लेना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए कि कैसा भी ब्रह्मास्त्र आ जाए, कैसा भी अस्त्र आ जाए, हमें अभिमन्यु की तरह चक्र में नहीं फंसना है। किस तरीके से युद्ध लड़ना है, अर्जुन की तरह, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारी छूटनी नहीं चाहिए जो हम एग्जाम में नहीं कर पाए। तो अर्जुन बनिए, ना कि अभिमन्यु। ठीक है, तो देखिए अगर ब्रह्मास्त्र आ जाए तो ब्रह्मास्त्र किस तरीके का आएगा, जैसे आपसे दे दिया जाएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर 5:30 हो रहे हैं, कब के, इवनिंग के। तो पहले 0 डिग्री का निकाल लो, 0 डिग्री मेरिडियन पर कितना समय होगा। तो ये तो हो गया आसान सा सवाल। आपको पता है कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे, समय किसका दे रखा है, पूर्व का दे रखा है, पूर्वी देशांतर का दे रखा है। ये हो गई आपकी 82.5 डिग्री, और यहाँ पर बज रहे हैं 5:30 शाम के। तो 0 डिग्री पर कितना समय होगा, तब हमें या तो यहाँ से और यहाँ तक जाने का समय लगा लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक आने का समय लगा लीजिए। तो देखिए अब यहाँ क्या कैलकुलेशन निकालनी है हमें कि अर्थ 5.5 घंटे घूमने में, 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी। तो उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए 5 घंटे यानी कि 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो 75 डिग्री कितने मिनट में घूम रही है, कितने समय में घूम रही है, 5 घंटे में घूम रही है। बचे कितने, 75 डिग्री कितने में घूम गई है, डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से भी निकाल सकते हैं, घंटों में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा आसान सा तरीका ये है कि 75 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 5 घंटे लगे। और बचे कितने, 82 में 82.5 में से 75 गए तो 7.5 बचे। तो 7 को अब 7.5 डिग्री बच रहे हैं, तो अब इसको मिनट में डिवाइड कर लीजिए कि सर आपने 15 डिग्री का तो बता दिया कि 15 डिग्री तो 1 घंटे में घूम रही है, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे आधे आधे मेरिडियन को, तब कैसे करेंगे। तो देखिए 15 का आधा क्या होता है, 7.5 होता है। तो जब 1 डिग्री घूमने 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा ले रही है, तो उसका आधा घूमने में भी आधा समय लेगी, 30 मिनट लेगी। यानी कि 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 5.5 घंटे का समय लगा। तो अगर यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, तो 0 डिग्री मेरिडियन का समय पूछा है। तो अब हम देखिए ये हो गया पूरब, अब हम इसको बिंदु मानेंगे। तो अब यहाँ से और हम किधर चल रहे हैं, पश्चिम की ओर जाना है हमें। तो मैंने पहले ही बताया है कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं, समय क्या हो जाता है, घटाना पड़ेगा। अगर यही सवाल यहाँ से और पूर्व की ओर पूछा जाता, तब समय क्या होता, बढ़ता। तो देखिए पश्चिम की ओर कितना जाना है हमें, 82.5 डिग्री पश्चिम की ओर जाना है, यानी कि 0 मेरिडियन पे पहुंचना है। तो हमें कितना समय लग रहा है, 5.5 घंटे का समय लग रहा है। तो यदि 82.5 डिग्री पर 5:30 शाम के बजे हैं, तो 0 डिग्री मेरिडियन पर कितने बजे होंगे, तो घटा दीजिए, 5.5 घंटे घटा दीजिए, तो 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे, फिक्स 12। कब के, दोपहर के। ठीक है, अब बात आती है, ये हो गई। अब देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर समय का निर्धारण किया गया।
पहले के जो लोग थे, यानी कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, वो भी समय के बारे में जानकारी रखते थे, तो वो किस तरीके से समय का यूज करते थे। आज हमारा जो तरीका है समय को यूज करने का या जानने का, पहचानने का, वो क्या है, बदल चुका है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि इसके आगे भी कोई नए आविष्कार हो जाएं जिससे समय को ज्ञात करने की प्रक्रिया और चेंज हो जाए। यानी कि पहले हम लोकल टाइम के आधार पर, स्थानीय समय के आधार पर समय की गणना करते थे, लेकिन वर्तमान में स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर समय की गणना करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे डिसाइड किया गया है, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम दो तरीके के समय की बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और लोकल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो जो हमारा टाइम है, यानी कि प्राचीन काल की बात कर लेते हैं, पूर्व की बात कर लेते हैं कि पहले स्टैंडर्ड टाइम से पहले का जो समय निर्धारित करने का तरीका था, आज भी कई लोग उसी को आधार मान करके क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। और बहुत से बड़े आश्चर्य की बात है कि वो लोग लोकल टाइम के आधार पर भी समय की इस तरीके से गणना करते हैं कि उनके सेकंड और मिनट में 1% भी क्या नहीं होता, अंतर नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह ने एक वेधशाला बनवाई है, सौर वेधशाला। तो उस वेधशाला में क्या किया जाता है, समय की गणना की जाती है। अर्थात सूर्य को आधार बना करके उसकी परछाई के आधार पर क्या करते हैं, वो समय की गणना करते हैं। और समय की गणना इस तरीके से करते हैं कि एक्चुअल टाइम यानी कि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर वॉच में जो समय हो रहा है उसके आधार पर क्या बताते हैं, समय बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, लोकल टाइम की, कि लोकल टाइम क्या होता है, जिसे स्थानीय समय बोलते हैं। तो देखिए स्थानीय समय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जैसे घड़ी नहीं थी पहले के लोगों के पास, तो वो क्या करते थे, सूर्य को आधार मानते थे, यानी कि देखते थे कि सूर्य कहाँ है और सूर्य के आधार पर परछाई कहाँ बन रही है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर सन यहाँ है और सन यहाँ है और कोई व्यक्ति बिल्कुल यहाँ खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है। अगर सूर्य की रेज सीधी इसकी कहाँ पड़ रही है, सर पर पड़ रही हैं, तब क्या माना जाता था। अब जब सूर्य की किरणें सर पर पड़ेंगी तो क्या परछाई बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो परछाई है वो नहीं बनेगी। और जब परछाई नहीं बनेगी तो वो मान लेते थे कि आधा पहर बीत गया, यानी कि दोपहर हो गई, दिन के 12 बज गए। तो यहाँ जब परछाई नहीं बनेगी तब कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। कब के, दोपहर के। अब धीरे धीरे व्यक्ति तो वही है, जैसे ये वही व्यक्ति है, ये यही है और सूर्य यहाँ पहुँच गया, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, घूर्णन भी करती है। तो घूर्णन में सूर्य पृथ्वी से, अब जब इसकी रेज कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, अब ठीक ऊपर सर पर नहीं पड़ेंगी। तो अगर व्यक्ति यहाँ है तो समय जो परछाई इसकी बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसकी विपरीत दिशा में बनेगी। तो उसके हिसाब से समय की काउंटिंग करते थे। तो ये तो हो गया लोकल टाइम, स्थानीय टाइम, है ना। यानी कि सूर्य से परछाई के आधार पर समय की गणना जिसमें की जाती है वो क्या कहलाता है, उसका स्थानीय समय कहलाता है। अर्थात अगर किताबों की परिभाषा की हम बात करते हैं तो बुक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि किसी मेरिडियन के ठीक ऊपर सूर्य की स्थिति के आधार पर, अर्थात मान लो कोई भी देशांतर है और उसके बिल्कुल ठीक ऊपर अगर सूर्य स्थित है तो उसी के आधार पर क्या की जाती है, वहाँ के स्थानीय समय की गणना की जाती है। ये बात समझ में आ गई आपके। दूसरी बात आती है हमारे स्टैंडर्ड टाइम की। तो स्टैंडर्ड टाइम को हम समझते हैं और भारत का भी स्टैंडर्ड टाइम जानेंगे कि क्यों भारत में स्टैंडर्ड टाइम किस प्रकार से डिसाइड किया गया। तो देखिए ये तो हो गया स्थानीय समय, मानक समय, और दूसरा आ गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। अर्थात मानक समय। इसको अच्छे से समझना, ठीक। तो देखो मानक समय क्या होता है कि अगर कोई देशांतर किसी देश के बिल्कुल मध्य से गुजर रहा है वो उस देश का क्या मान लिया जाता है, मानक समय मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने भारत की बात करते हैं, ये हो गई हमारा ग्लोब
और इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री मेरिडियन और ये 82.5 डिग्री। तो भारत में से जो 82.5 में इंडिया का ही यहाँ मैप ले लेते हैं हम, वरना ये कहोगे सर कंफ्यूज हो गए, नहीं होना है कंफ्यूज। देखिए ये इंडिया है और इंडिया के बिल्कुल मध्य में से बिल्कुल बीचों बीच में से कौन सा यामी उत्तर कौन सा मेरिडियन गुजर रहा है? 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। तो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन भारत के मध्य से होकर के गुजर रहा है, तो यही क्या माना जाएगा? भारत का मानक समय माना जाएगा। ये तो हो गई भारत की बात। हम करते हैं पूरे विश्व की बात। तो यहाँ याद रखना कि जिस देश के मध्य में से जो देशांतर गुजर रहा है वो उस देश का क्या माना जाएगा? मानक समय माना जाएगा। लिख भी सकते हैं आप इस डेफिनेशन को, मैं एक बार बता देता हूं कि किसी देश के मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर के माध्यमान को क्या कहा जाता है? वहां का मानक समय कहा जाता है। लेकिन आसान सी परिभाषा क्या होगी? अपनी भाषा में समझिए इसको कि जो मेरिडियन जिस देश के बीचों बीच में से होकर के गुजर रही है वही क्या माना जाएगा? उस देश का मानक समय माना जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? तो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमें यहाँ ये याद रखनी है कि भारत के बिल्कुल पूर्व में क्या है? यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या है? गुजरात है। तो भारत के इन दोनों के समय के बीच में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है, हमने कैसे डिसाइड किया ये? तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है कौन सी? ये वाली। भारत किन 2 देशांतरों के बिल्कुल मध्य में स्थित है, यानी कि इसका पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर कौन कौन से देशांतर स्थित हैं। तो जो इसका पश्चिमी छोर है यानी कि गुजरात वाला, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए यह एक चीज़ याद रखना कि इस टाइप का अगर निशान आ जाए एक, तो ये तो हो गया मिनट का सिंबल, और जब 2 निशान आ जाएं तो ये हो गया सेकंड का सिंबल। इसको याद रखना। तो पश्चिम में कौन सी देशांतर, कौन सी मेरिडियन भारत को छू करके निकल रही है? 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व में कौन सी देशांतर छू करके निकल रही है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत इन 2 मेरिडियन के बीच में है, इन 2 देशांतरों के बीच में है। तो इन दोनों के समय में कितना अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। देख लीजिए 68 को 97 में से 68 को घटा दीजिए तो लगभग 7 में से 8 गए तो 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 9 बचे। और इधर कितने? 8 और 2 6, ठीक है। और इन दोनों को लगभग में मतलब 30 डिग्री देशांतर का क्या है? भारत में अंतर है। तो 30 डिग्री अर्थ रोटेट करेगी, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आने में अर्थ को कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। इसीलिए इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अब इस अंतर को और समझते हैं थोड़ी सी गहराई से। देखिए जो सूर्योदय होता है, यानी कि पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट कर रही है। तो पश्चिम से पूर्व में जब रोटेट करेगी तो जो सूर्योदय होगा, तो वो कहाँ होता है? ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है, ठीक है। तो ये पूर्वी हिस्सा है भारत का, तो सूर्योदय कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जो सूर्योदय होगा वो कितने बजे हो जाता है? 5 बजे हो जाता है, सुबह के 5 बजे। लेकिन गुजरात मुंबई वाले रीजन में जो सूर्योदय होगा वो 7 बजे जाके होगा। तो लगभग कितने घंटे का अंतर आ गया? 2 घंटे का अंतर आ गया समय में। देखिए यहाँ 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, यहाँ 7 बजे सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है जो भागम भाग वाली, वो क्या है? अधिक है, व्यस्त, जल्दी उठना। जैसे मान लो 7 बजे सूर्योदय हो गया और 7-8 बजे तक ये नहाए धोए और 9 बजे तुरंत ऑफिस निकल गए। लेकिन यहाँ के लोग अगर 5 बजे उठते हैं तो इनको 5 घंटे का अंतर मिल गया। 5 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए कि लोगों का जो समय है वो एक जैसा रहे, लोग किसी को कोई परेशानी नहीं आए, इसीलिए क्या किया गया? इन दोनों को आधार माना गया कि इन दोनों देशांतरों के मध्य में जो देशांतर आएगा हम उसको भारत का मानक समय मान लेंगे। तो अब देखिए
चाहे तो आप कर सकते हो 68 डिग्री में से, अब देखिए कितने डिग्री का अंतर आया, 30 डिग्री का अंतर आया। अगर हमें इन दोनों के बीच का जो पार्ट निकालना है तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो लगभग 15 डिग्री का अंतर आएगा। अब 2 घंटे का अंतर है तो 2 घंटे को आधा करने के लिए, बराबर टाइम इक्वल करने के लिए 1 घंटे का वो लेना है गैप। तो कैसे लेंगे, 15 डिग्री। तो 68 डिग्री 7 मिनट से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो 82.5 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा। तो इधर से हमने जोड़ दिया, इधर से घटा दो 15 डिग्री, तो वही आएगा लगभग 82.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां अब ये जो समय है, तो यहां पर सूर्योदय कितने समय में होगा, तो यहां सूर्योदय होगा 6 बजे। तो इसी को क्या माना गया, भारत का मानक समय माना गया। इसी तरह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है और इसके आधार पर ही पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। लेकिन अभी थोड़ी सी ये बात चल रही है कि भारत में क्या होनी चाहिए, 2 समय रेखा होनी चाहिए, 2 मानक समय रेखा होनी चाहिए, जैसे विभिन्न देशों में है। तो ये प्रोसेस चल रही है, अभी सरकार विचार भी कर सकती है इस पर, लेकिन अभी 10-5 साल तो ये होगा नहीं, एक ही मानक समय रेखा रहेगी। उसकी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या, देखिए भारत में क्या है कि एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव है। आप कहोगे नहीं सर अभाव नहीं है एजुकेशन का, अभाव इसलिए नहीं है क्योंकि साक्षरता दर बढ़ रही है, आप पढ़ रहे हो इसको बार बार। 2011 की जनगणना के आधार पर आपने बताया कि सर भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो तो ज़्यादा है। तो एजुकेशन कैसे कम हुई, यहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है लेकिन शिक्षा यानी कि जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है। तो अवेयरनेस का अभाव होने की वजह से मान लो कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और यहाँ से वो थोड़ा सा इधर गया तो उसको अपना समय सेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को तो अपनी सुध नहीं है, समय कहाँ से सेट करेंगे। तो अभी जब तक लोग जागरूक नहीं हो जाते तब तक के लिए हो सकता है सरकार ना करे ये काम। लेकिन अभी क्या मानी गई है, केवल एक ही देशांतर रेखा मानी गई है, दूसरी पर विचार चल रहा है। जब दूसरी आएगी तब हम उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय माना गया। तो आपको ये बताना है कि भारत के पश्चिमी मेरिडियन और पूर्वी मेरिडियन में क्या है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसीलिए इन दोनों के माध्य को क्या मान लिया गया, भारत का मानक समय मान लिया गया, जो कितने घंटे का है, 82.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ 82.5 डिग्री आ गया, तो अगर 0 डिग्री पर मैं ये कहूँ कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक आने में लगभग कितना समय आगे आना है हमें, देखिए ये हो गई अर्थ और ये हो गई 0 डिग्री। हमें आना है किधर, पूर्व में। भारत कौन से गोलार्ध में था, मैंने अभी बताया था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से 82.5 डिग्री अगर हम पूर्व में आएंगे तो समय बढ़ेगा, तो 82.5 डिग्री आने में हमें लगभग 5.5 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। तो अगर यहाँ से हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आ रहे हैं तो 5.5 घंटे आगे समय को करना पड़ेगा। इसीलिए आपने फ़ोन्स में, अपने मोबाइल में देखा होगा अलार्म घड़ी वगैरह जो आती हैं तो उनमें क्या लिखा रहता है, GMT 5.5 घंटे आगे। क्यों लिखा रहता है, इसका रीजन आज तक जाना आपने? वो इसलिए लिखा रहता है, GMT का मतलब है कि ग्रीनविच मीन्स टाइम। ये जो रेखा है 0 डिग्री का मेरिडियन है, इसको क्या मान लिया गया, ग्रीनविच मीन्स टाइम मान लिया गया, यानी कि इसको समय का आधार मान लिया गया। यानी कि इसके पूर्व में जाएंगे तो समय को बढ़ाते जाते हैं, अगर इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय को कम करते जाएंगे। तो पूर्व में हम कितना गए, 5.5 घंटे आगे गए। तो भारत का समय ग्रीनविच मीन्स टाइम से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? तो इसको याद रखना, क्योंकि कई बार आसान से, ये बहुत आसान सवाल है, पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत का समय 0 डिग्री मेरिडियन से अर्थात ग्रीनविच मीन्स टाइम से कितना समय आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। अगर भारत पश्चिमी गोलार्ध में होता तो हम इसको पीछे कर देते कि 5.5 घंटे पीछे है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में उसी समय कितने बजे होंगे, ठीक है, तो भारत में उसी समय कितने बज रहे होंगे, 5.5 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है। अगर यहाँ 12 नहीं बज रहे होते और सुबह के 7 बज रहे होते, कितने, 7, कब के, सुबह के, तो भारत का समय कितना आगे होता, 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, लगभग भारत में उस समय 12:30 बज रहे होते। अगर ये पूछा जाए कि बताइए मेरिडियन पर कितने बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं या शाम के 9 बज रहे हैं, चलिए सुबह की तो हमने बहुत चर्चा कर ली, और शाम की भी कर लेते हैं। तो यहाँ 4 बज रहे हैं, कब के, शाम के, PM हो रहे हैं, 4 PM।
तो उसी समय यानी कि जब लंदन में सुबह के 4 बजेंगे तो भारत में उस समय कितना समय होगा, तो 5.5 घंटे बढ़ा दीजिए, तो उस समय भारत में कितना समय होगा, 9:30 बजेंगे। कब के, रात्रि के, रात के 9:30 बजेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये समय रेखा हो गई। अब 82.5 डिग्री देशांतर क्या है, अब भारत का मानक समय है, लेकिन ये गुजर कहाँ से रहा है, तो देखिए कई लोग तो बताते हैं सर इलाहाबाद से गुजर रहा है, लेकिन ये इलाहाबाद से नहीं गुजर रहा है, इलाहाबाद के निकट से गुजर रहा है। तो क्या याद रखना है कि जो हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये इलाहाबाद के निकट से, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, और वहीं पर मिर्जापुर है, कई पुस्तकों में मिर्जापुर भी लिखा है, नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि हमारी जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, ये कहाँ से होकर के गुजर रही है, इलाहाबाद के निकट से होकर के गुजर रही है। तो आपको ये 2 देशांतर याद रखने हैं कि भारत किन 2 मेरिडियंस के बीच में स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 मेरिडियन के बीच में भारत की स्थिति है। अगर मैं यही बात कहता कि बताइए अगर लैटिट्यूड में, अक्षांशों में भारत की स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये तो कौन सा विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। तो देशांतरीय विस्तार कितना हुआ ये आप जान चुके। अगर मैं यही कहता कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो देशांतर यानी कि 2 देशांतरों के मध्य में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार से हमारी एक लाइन गुजर रही है 8 डिग्री 4 मिनट की। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यानी कि जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। एक बार इसको अच्छे से बना भी लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टैंडर्ड समय आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी सी यहीं पर हम भारत की स्थिति की चर्चा कर देते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है या खगोलीय स्थिति है, इसको बोलते हैं दोस्तों खगोलीय स्थिति। एक होती है भौगोलिक स्थिति और एक होती है खगोलीय स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति और खगोलीय स्थिति में अंतर समझते हैं। देखिए जब हम ग्लोब पर भारत की स्थिति जानते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी भौगोलिक स्थिति, वो खगोलीय स्थिति हो जाएगी। इसीलिए ज्योग्राफी में हमने अक्षांश और देशांतर वाला जो टॉपिक है, ग्लोब वाला जो टॉपिक है, ये एस्ट्रोनॉमी में रखा है, ना कि ज्योग्राफी में, क्योंकि इन दोनों के हिसाब से ही हम क्या करते हैं। मान लो ये भारत है और ये भारत का उत्तरी सिरा, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भारत की खगोलीय स्थिति क्या है, भारत की एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन क्या है, और एक पूछी जाए कि बताइए भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये दोनों चर्चा कर लेते हैं। सर हमने तो एक ही पढ़ी है अभी तक, भौगोलिक स्थिति, ये तो पढ़ी नहीं, हम तो बस ये जानते हैं कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होता है। तो अलग नहीं है ये भी कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, खगोलीय स्थिति बोलते हैं। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार था ये कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजर रही है ये कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट की, और यहाँ पर जो देशांतर रेखा गुजर रही है ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, इसकी देशांतरीय स्थिति हो गई, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश को हम पैरेलल देखते हैं और इसको वर्टिकल देखते हैं। तो जो अक्षांशीय स्थिति होगी, यहाँ क्या है, सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु, एक बार इन बिंदुओं की भी बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप में इसका सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, पहले से पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अगर भारत की केवल प्रॉपर भारत की बात करते हैं, अगर हम इसको अंडमान निकोबार को हम इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है, कौन से भारत की, ये इस भारत की, केवल इसकी यही वाली स्थिति लेते और अंडमान निकोबार द्वीप को नहीं लेते, तब क्या होता, यहाँ का जो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता, ये हो जाता कन्याकुमारी। लेकिन हम अक्षांश स्थिति ले रहे हैं तो यहाँ का जो दक्षिणी बिंदु होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो उत्तरी बिंदु होगा ये होगा आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो इसका सबसे पूर्वी बिंदु है वो हो जाएगा केबुथु।
कौन सा होगा, किबुतु। और पश्चिम में गुजरात में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये हो जाएगा गोहर माथा, गोहर माथा। तो आपको इन 4 पॉइंटों को याद रखना है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में तो देशांतरी विस्तार है, और इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट के बीच में हमारा अक्षांश विस्तार है। तो अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम भारत की भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें भारत की सामान्य स्थिति की बात करनी है कि भारत की जो सामान्य स्थिति होगी वो क्या होगी। तो देखिए, ये तो क्या हो गई, हमारी खगोलीय स्थिति हो गई। ठीक है, तो खगोलीय स्थिति में हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं, और अक्षांश और देशांतर का एक साथ प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, ग्लोब पर भारत की वास्तविक स्थिति हो जाएगी, मैप पर भारत की वास्तविक स्थिति हो जाएगी। अब ये देखना है, ये तो हो गई किसकी बात, खगोलीय स्थिति की बात। अब बात आती है भौगोलिक स्थिति की, कि सर भौगोलिक स्थिति में फिर क्या आता है। तो देखिए, एक बार भौगोलिक स्थिति को भी जान लीजिए कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में आप सबसे पहले समझना कि अगर कोई स्थल खंड है, अगर हमारा भारत ही क्या एक स्थल खंड है, तो इसके चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं, कोई स्थल है या सागर है, जलमंडल है, क्या है, ये देखना है। तो देखिए, जैसे ये इंडिया है, अगर हम इस इंडिया की क्या कर लें, भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं, तो इंडिया की भौगोलिक स्थिति में क्या होगा, इसके उत्तर में क्या है। अब ये पूछा जाएगा कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो अब यहाँ पर हमें स्थानों की बात करनी है। तो देखिए, भारत जो है क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, यानी कि इसीलिए भारत का ये वाला जो रीजन है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये वाला जो रीजन है, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, और द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो एक बार ग्लोब पर आप इसको देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपकी। ये है हमारा इंडिया, दिख रहा होगा शायद सबको। ठीक है, तो ये इंडिया है। तो इंडिया के उत्तर में क्या है, स्थल खंड है, और उत्तर में स्थल खंड है, तो इसके पूर्व में क्या है, जल है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में भी जल है, अरब सागर है, दक्षिण में भी जल है, क्या है, हिंद महासागर है। तो अगर ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, हमारी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तर में स्थलखंड, जबकि 3 दिशाओं में बाकी की जलमंडल है। ठीक है, वाटर बॉडी है और ऊपर स्थलमंडल है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई। तो ये क्या हो गई, भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई। देखिए, उत्तर में हिमालय, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये क्या हो जाएगी, भारत की भौगोलिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अब किस पर, अब आती है बात हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन की। ठीक है, और इंटरनेशनल डेटलाइन हम समझने से पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने महान व्रत हैं, ग्रेट सर्किल हैं। भौगोलिक स्थिति अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अब बात करते हैं महान व्रत की। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है, वो पूछा भी गया है पिछली बार कि महान व्रत क्या होते हैं। तो देखिए, महान व्रत वो होते हैं कि ऐसा व्रत, ऐसा सर्किल जो पृथ्वी को बिल्कुल बराबर भागों में, यानी कि 2 बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। कितने भागों में, 2 भागों में। कितना, बिल्कुल इक्वल। मान लो ये अर्थ है, और मानना क्या है ये अर्थ। ठीक है, ये कहते होंगे सर मान लो बोलते हैं, है ये अर्थ हमारी। तो ये क्या है, हमारी 0 डिग्री की मेरिडियन है जो लंदन से होकर के गुजर रही है। तो ये अपने आप में क्या है, एक पूरा सर्किल नहीं है, सेमी ग्रिड सर्किल है। ठीक है, सेमी सर्किल है, यानी कि अर्धवृत्त है। लेकिन अगर इसी सर्किल में क्या जोड़ दिया जाए,
180 को जोड़ दिया जाए। कई बार देखिए सवाल एंटीपोड से भी पूछ लिए जाते हैं, विपरीत अक्षांश से भी पूछ लिए जाते हैं। विपरीत अक्षांश से कैसे पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करते हैं एक बार। तो जितने भी देशांतर हैं, चाहे 1 डिग्री वेस्ट हो 1 डिग्री ईस्ट हो, ये अपने आप में पूरा एक सर्किल नहीं है, ये अर्धवृत्त हैं, सेमी सर्किल हैं। लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी पर महान वृत्त कितने हैं। महान वृत्त की बात समझिए, महान वृत्त क्या होगा कि ऐसा सर्किल, ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। और ये भी ध्यान रखना कहाँ से, उसके बिल्कुल केंद्र से, कोर से। जैसे ये अर्थ है तो अगर मैं इसको यहाँ से काटूं तो इसका केंद्र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से काट दो सर 2 भागों में बट गई पृथ्वी, क्योंकि यहाँ क्या नहीं आ रहा है, केंद्र नहीं आ रहा है। तो कहाँ से काटो, ऐसी जगह से काटो जहाँ उसका केंद्र को छूते हुए पृथ्वी को काटा जाए, वो क्या होगा, महान वृत्त होगा। ऐसा भी नहीं करना है कि देखो यहाँ से हमने अर्थ को काट दिया, अगर यहाँ से हमने अर्थ को काट दिया तो इसका केंद्र तो आएगा ही नहीं। दोनों में क्या आना चाहिए, पृथ्वी का केंद्र आना चाहिए। ठीक है, तो जो अगर अक्षांशों में बात करते हैं कि लैटिट्यूड में कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर महान वृत्त का निर्माण करती हैं, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लीजिए कि डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, कितने, 2 बराबर, ये बात याद रखना यहां पर, इस लाइन को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, वो क्या होगा, महान वृत्त होगा, ग्रेट सर्किल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर अक्षांशों में पूछा जाए कि अक्षांश यानी कि पृथ्वी पर ऐसे कितने अक्षांश हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो केवल एक नाम आएगा, वो भी इक्वेटर लाइन का आएगा। क्योंकि देखिए जो इक्वेटर लाइन है अक्षांशों में, वही क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ये देख लीजिए, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अगर हम यहाँ से पृथ्वी को काटना शुरू करते हैं तो ये 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर नहीं, यहाँ से मत काटो, कर्क रेखा से काटो, तो अगर कर्क रेखा से काटोगे तो ये पृथ्वी के केंद्र से होकर के नहीं जाएगी। महान वृत्त की एक शर्त क्या है कि वो वृत्त कहाँ से होकर के गुजरना चाहिए, वृत्त कहाँ से होकर के गुजरना चाहिए, पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। और पृथ्वी के केंद्र से गुजरेगा तभी वो महान वृत्त माना जाएगा, अन्यथा वो महान वृत्त नहीं माना जाएगा। तो हमारा ये जो 0 डिग्री है, इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, केवल अक्षांशों में यही एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो अक्षांशों में तो क्या आ जाएगी, विषुवत रेखा एक महान वृत्त है, या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताइए देशांतर में कितनी, तो देशांतरों के महान वृत्त को समझने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ ये याद रखनी है कि देखिए ये 0 डिग्री का सेमी सर्किल है, और 0 डिग्री के सेमी सर्किल में अगर हम ऐसी कौन सी सर्किल जोड़ें कि सेमी सर्किल जोड़ें जिससे ये पूरा एक सर्किल बन जाए, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली जो सर्किल होगी, तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या है, 180 डिग्री है। तो यहाँ 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझिए। मैं आपको पहले बताया था कि जो 180 डिग्री की जो लाइन है वो क्या है, पूरी पृथ्वी पर एक ही है। मान लो ये हो गई हमारी 0 डिग्री की लाइन, और 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पूर्व में आए, 2 3 4, इसी तरह हम पश्चिम में गए, 1 2 3 4, पूर्व में आएंगे तो इधर से 10 20 30 40 50 60 70 90, ठीक है, इसी तरह 180। तो यहाँ तक उसी 180 लाइन तो वही है एक ही, तो 180 अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, 180 ईस्ट हो जाएगी। अगर इधर से काउंट कर रहे हैं तो वही लाइन क्या हो जाएगी, 180 वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने पूर्व की ओर गिनना शुरू किया, काउंट करना शुरू किया, तो ये हुई 180 ईस्ट मेरिडियन, और अगर पश्चिम से गिनना शुरू किया तो वही एक लाइन क्या हो गई, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी बात आती है कि चलिए
अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एक सर्किल बनेगा और ये क्या कर देगा, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। लेकिन आपसे सवाल दे दिया जाए ब्रह्मास्त्र फेंकने का और ये पूछा जाए कि अब देशांतरों की बात कर रहे हैं ना, कि देशांतर में कौन कौन से ऐसे मेरिडियन हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे मान लो सवाल दे दिया जाए कि बताइए 1 डिग्री ईस्ट देशांतर में, ईस्ट मेरिडियन में ऐसा कौन सा मेरिडियन जोड़ा जाए, कौन सा देशांतर जोड़ा जाए जिससे एक पूरा वृत्त बन जाए, महान वृत्त बन जाए, ग्रेट सर्किल बन जाए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिए पहले। देखो फिर ग्लोब देख लेते हैं। मान लो ये 1 डिग्री ईस्ट देशांतर है, इसमें ऐसा कौन सा वो जोड़ा जाए, तो इसका जस्ट अपोजिट ही होगा, क्योंकि जब इसका जस्ट अपोजिट होगा तभी तो एक महान सर्किल बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि सर दूसरा जोड़ दो तो ये तो सर्किल नहीं बनेगा, जस्ट बिल्कुल अपोजिट वाला। तो ये जस्ट अपोजिट कैसे निकालते हैं, इसकी एक बात सीख लीजिए। इसे बोलते हैं हम एंटीपोड, यानी कि विपरीत देशांतर निकालना। तो अगर 1 डिग्री ईस्ट में ऐसा कौन सा सेमी सर्किल जोड़ा जाए या कौन सा मेरिडियन जोड़ा जाए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, अर्थात एक पूरा सर्किल बना देगा। तो 1 से हम किधर आएंगे, पहले तो 180 पे आएंगे, धीरे 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 180 पे। तो 180 पर जब हम जाएंगे 0 से 180 पर, तो 0 से 180 डिग्री जाने पर ही क्या बनता है, एक वृत्त बनता है, सर्किल बनता है। तो यहाँ याद रखना, अगर हम 180 डिग्री पूरा घूम रहे हैं तभी क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ क्या पूछा गया है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में, तो 180 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। कितना घटाना है, हम कितना गए 0 डिग्री से, 0 डिग्री से हम कितना गए 1 डिग्री। तो इसी तरह में 180 डिग्री से भी कितना जाना है, 1 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 179 डिग्री। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका कि इसमें 179 डिग्री वेस्ट जोड़ दो। देखिए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ईस्ट दे रखा हो आपको तो ईस्ट का तो हो जाएगा वेस्ट। पहली चीज़ तो ये याद रखना कि अगर ईस्ट मेरिडियन दे रखी है तो ईस्ट में से कौन सा मेरिडियन जोड़ा जाए, तो उसका पहला आंसर तो यही हो जाएगा कि ईस्ट का है तो वेस्ट होगा। लेकिन जब संख्या की पूछी जाए कि 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री मेरिडियन में ऐसी कौन सी मेरिडियन जोड़ी जाए कि एक पूरे वृत्त का निर्माण हो जाए, तो जितना हम 0 डिग्री से चलेंगे, तो 0 डिग्री मान लो यहाँ है, तो 0 डिग्री से हम कितने डिग्री चले 1 डिग्री, तो उतना ही हमें किधर चलना है 180 डिग्री से चलना है। तो 180 डिग्री को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए हम 0 डिग्री से कितने डिग्री चले, 1 डिग्री चले, तो ऐसे हम यहाँ से 180 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे, 1 डिग्री माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ गया 179। अर्थात 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर जोड़ेंगे तभी क्या होगा, एक महान वृत्त का निर्माण होगा, ग्रेट सर्किल का निर्माण होगा। अब ये तो हो गया आसान सा सवाल। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है कि बताइए 70 डिग्री ईस्ट में कौन सा मेरिडियन जोड़ा जाए कि एक महान वृत्त बन जाए। तो हम 0 डिग्री से कितना चले हैं 100, मतलब केवल 70 डिग्री चले, तो यहाँ ईस्ट दे रखा है तो आंसर कंफर्म है कि वेस्ट होगा। ठीक है, जब ईस्ट दे रखा हो तो वेस्ट होगा और वेस्ट दे रखा हो तो ईस्ट होगा। अभी दोनों पे चर्चा करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ईस्ट दे रखा है तो आंसर पक्का वेस्ट में आएगा, पश्चिम में आएगा। ठीक है, और जब वेस्ट दे रखा हो तो आंसर पक्का पूरब में आएगा, ठीक है, ईस्ट में आएगा। अब दे रखा है ईस्ट, तो आंसर हमें ये पता चल गया कि पश्चिमी गोलार्ध में जाना है हमें। तो 0 डिग्री से हम कितना चले 170 डिग्री चले, और 170 डिग्री चले तो हमें 180 में से कितना माइनस करना है, 70 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा करिए 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो देख लीजिए 70 और 110 कितने हो गए 180 डिग्री, और 180 डिग्री ही का क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, वृत्त बनता है। एक और ले लेते हैं 35 डिग्री पश्चिम में ऐसा कौन सा मेरिडियन मिलाया जाए कि एक महान वृत्त का निर्माण हो जाए। तो इसको भी समझ लीजिए
35 डिग्री, यानी कि हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर कितना चले हैं? अभी तक हम पूर्व की ओर चल रहे थे, अब हमें किधर जाना है? पश्चिम में जाना है। किधर जाना है? पश्चिम में जाना है। तो पक्का आंसर क्या होगा इसका? पूर्व होगा। वेस्ट दे रखा है तो क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो हम 35 डिग्री किस में से माइनस करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 में से 35 माइनस कीजिए, 5, 7, 4 और 1, ठीक है। तो 145 आ गया। 145 जब वेस्ट दे रखा है तो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। 145 डिग्री ईस्ट जोड़ा जाए तब ये क्या बनाएगा? एक महान व्रत बनाएगा। तो यहाँ इतना विस्तार से समझाने का मेरा रीज़न ये था कि कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी पर बताइए कौन ऐसे व्रत हैं जो उसको लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अक्षांशों में केवल विषुवत रेखा 0 डिग्री की लाइन, इक्वेटर लाइन ही एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी पर महान सर्किल का निर्माण करती है, ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है, महान व्रत बनाती है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक देशांतर क्या कर रहा है? पृथ्वी पर महान व्रत का निर्माण कर रहा है, ग्रेट सर्किल का निर्माण कर रहा है। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे आते हैं किस पर? इंटरनेशनल डेट लाइन पर। यह चीज समझ में आ गई। क्या याद रखना है कि अक्षांशों में केवल हमारी विषुवत रेखा ही ऐसी रेखा है जो क्या कर रही है? महान व्रत का निर्माण कर रही है, और देशांतर में प्रत्येक देशांतर क्या करता है? ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है, महान व्रत का निर्माण करता है। क्लियर है? आगे आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पर। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में। चलिए मैं आपको 2-3 सवाल और दे देता हूं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे उनका आंसर जरूर देना, ठीक है। जो भी इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को, महान व्रत वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, तो उसका आंसर जरूर देना। मैं 3-4 सवाल यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ और उसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के, फेसबुक पेज पर जाकर के क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा जागृति क्लासेज का, 9414941509। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें मैसेज करके अपने सुझाव या अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहे हैं, वो है कि 82.5 डिग्री वेस्ट में कौन सा देशांतर जोड़ा जाए कि एक महान सर्किल बनेगा। एक दे रहा हूं 1.5 डिग्री ईस्ट में कौन सा देशांतर जोड़ा जाए कि महान सर्किल बनेगा। और दूसरा सवाल, अगला सवाल है कि 179 डिग्री वेस्ट में कौन सा सर्किल जोड़ा जाए। और एक है, मैं ब्रह्मास्त्र फेंकता हूं, एक 37.5 डिग्री ईस्ट में कौन सा सर्किल जोड़ा जाए कि एक महान व्रत का निर्माण हो जाए। तो ये 4 सवाल हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। आप इनका आंसर निकालना कैसे है कि वेस्ट है तो हमें ईस्ट रखना है और इसको 180 में से माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो उसकी मेरिडियन लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या आईडीएल। तो पहले तो इसकी बेसिक जानकारी समझ लीजिए कि आईडीएल का जो निर्धारण है ये कब किया गया। तो देखिए 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में इसका निर्धारण किया गया था। तो कई बार पूछ लेता है कि इंटरनेशनल का डेट लाइन का जो निर्धारण है ये कहाँ पर किया गया था, तो वॉशिंगटन में। तो वॉशिंगटन क्या है? यूएसए की राजधानी है, जिसे वॉशिंगटन डीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका के कौन से किनारे पर स्थित है? पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो एक बार बना लेते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन को।
देखिए ये कई बार जैसे अगर ग्लोब पर मैं यहाँ बना देता हूँ तो मैं यहाँ सीधी बनाता हूँ एक बार, ये हो गई 180 डिग्री। अभी तक तो अब 0 डिग्री कहाँ चली जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट चली जाएगी। ठीक, तो देखिए ये हो गई हमारी, यहाँ से इस तरीके से जा रही है और फिर इस तरीके से मुड़ गई, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ गई, फिर इस तरीके से। ये हो गई आइडियल 180 डिग्री। तो अब ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, पहले तो इसको अब समझ लेते हैं। यहाँ क्या है हमारा, ये हो गया यूरेशिया और ये हो गया अलास्का। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है और ये हो गया साइबेरिया जो रूस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ जो सागर है वो है बेरिंग सागर। यहाँ पर हमारा फिजी है, फिजी आइलैंड, यहाँ पर द्वीपों का समूह है और नीचे है हमारा न्यूजीलैंड और इस तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ एक बात याद रखना, अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन है तो इसका पूर्वी भाग कौन सा होगा, ये होगा, और ये क्या हो जाएगा इसका पश्चिम। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो देखिए मैं एक बार 0 डिग्री भी बना देता हूँ। ये आपकी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का पूर्व कौन सा हो गया था, ये, और ये पश्चिम। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट। तो ये 0 डिग्री का पूर्व हो गया, लेकिन ये जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। तो देखिए ये 0 डिग्री हो गई, तो 0 डिग्री का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। तो मान लो अगर इसका पूर्व ये हो रहा है तो इसका पश्चिम ये होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और ये इसका पश्चिम हो जाएगा। ये पूर्व कैसे होगा, अब ये भी दिखाना है आपको। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये इसका पश्चिम हो गया। अर्थात 0 डिग्री मेरिडियन का जो पश्चिम था वो इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और 0 डिग्री का जो पूर्व था वो इसका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरफ हम जा रहे थे तो समय क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और इधर समय कम हो रहा था। तो इधर ये क्या हो गया, इसके विपरीत हो गए। तो 180 डिग्री पर हम मापेंगे तो ये तो 180 डिग्री का क्या हो जाएगा, पूर्व, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्रशांत महासागर है ये वाला, जब हम इसको ग्लोब पर देख रहे हैं तो एक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैप पर देखते हैं तो 2 दिखाई देते हैं। तो किस तरीके से दिखाई देगा, एक तो हो जाएगा जो इस तरफ आएगा वो तो हो जाएगा पूर्वी प्रशांत महासागर, और इस तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो इस तरफ देश होंगे वो क्या होंगे, पूर्वी तटीय देश, और इस तरफ जो देश होंगे वो पश्चिमी तटीय देश होंगे। ठीक है, पूर्वी तटीय देश और पश्चिमी तटीय देश। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री का मेरिडियन है या देशांतर है, इसके पूर्व में क्या है अलास्का और इसके पश्चिम में क्या है। यहाँ कुछ याद नहीं रखना, बस इतना से याद रखना है, अगर आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो और इस तरफ जाते हो तो इधर क्या हो जाएगा, समय बढ़ेगा, एक तिथि बढ़ेगी। यानी कि 24 घंटे का अंतर आ रहा था इनमें, और 24 घंटे से कितना हो गया, एक तिथि आगे हो जाएगी, और ये एक तिथि पीछे हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की डेट में क्या होगा, एक दिन का अंतर होगा। कैसे, अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ क्या होगा, संडे होगा। बात क्लियर हुई। अगर 180 डिग्री पूर्व की ओर हम जा रहे हैं तो पूर्व में क्या होगा, दिन कम होगा, समय कम होगा। तो 180 डिग्री का पूर्व क्या था, 0 डिग्री की पश्चिम। तो 0 डिग्री के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ संडे होगा और यहाँ मंडे होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन।
अब देखिए इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है, इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए खींचा गया है ताकि ये किसी भी स्थलखंड को, एक किसी स्थलखंड को क्या ना कर सके, विभाजित ना कर सके। विभाजित का मतलब है कि मान लो अगर हम इसको सीधा ही खींच देते तो यही जो साइबेरिया का हिस्सा है ये क्या हो जाता, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महासागर से होकर के गुजर रही है, तो पहली चीज़ क्या याद रखनी है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजर रही है, प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजर रही है। तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है, क्योंकि ये किसी भी स्थलखंड को विभाजित न कर सके। तो अब यहाँ से सबसे पहली बात आती है कि इसको सबसे पहली बार कितने डिग्री अक्षांश पर मोड़ा गया है, तो ये है आपका 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब नॉर्थ की बात आ रही है अक्षांश की कि किस अक्षांश पर इसको मोड़ा गया, तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसको साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए या अलास्का को साइबेरिया से अलग रखने के लिए इसको 75 डिग्री अक्षांश पर मोड़ा गया है। कौन से अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। पहली बात समझ में आ गई आपको, क्यों मोड़ा गया, क्योंकि साइबेरिया अगर इसको सीधी खींच देते तो ये जो साइबेरिया है ये क्या हो जाता, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता, और दो पार्टों में डिवाइड हो जाता तो साइबेरिया के इस तरफ वाले हिस्से में तो क्या होता, सोमवार होता उसी दिन, और साइबेरिया के इस तरफ वाले हिस्से में रविवार होता। तो यहाँ के जो चिंटू होते हैं वो क्या करते, उनके स्कूल की इस तरफ वालों की छुट्टी रहती और इस तरफ वाले स्कूल जाते, तो ये चिढ़ते बेचारे। जाते कि नहीं जाते, संडे तो सबको अच्छा लगता है। तो इसीलिए इसको 75 डिग्री पर क्या कर दिया गया, पूर्व की ओर मोड़ दिया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कि आगे आगे जैसे ही हम आए तो अलास्का और इन दोनों के बीच में यानी कि साइबेरिया और अलास्का को यहाँ एक जल संधि अलग कर रही है जिसे हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग जल संधि बोलते हैं। और वहीं पर क्या है, बेरिंग सागर है। तो जैसे बेरिंग सागर में फिर ये क्या कर दी गई, पश्चिम की ओर, फिर धीरे धीरे जैसे ये आए तो यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह मिलेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यानी कि फिजी और न्यूजीलैंड को एक साथ रखने के लिए, किसको, फिजी और न्यूजीलैंड को एक साथ रखने के लिए फिर ये क्या कर दी गई, पश्चिम में मोड़ दी गई, पूर्व में मोड़ दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि कितने डिग्री की देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो क्या आंसर दोगे, 180 डिग्री। अगर हम इसके पूर्व में जा रहे हैं तो एक दिन पीछे, और अगर इसके पश्चिम में जा रहे हैं तो एक दिन आगे होगा। मान लो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे 31 ये पहले एंजॉय कर लेंगे 31 दिसंबर, और ये एक दिन बाद में करेंगे। लेकिन अगर इनको 2 बार करना हो तो कैसे करेंगे, इधर वाले लोग इधर आ जाओ, यहाँ कर लो, फिर अपने यहाँ कर लेना। इधर के इधर भी जा सकते हैं, इधर के इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो हो गई क्या, हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बस इतना याद रखना कि पहली बार इसको कितने डिग्री पर मोड़ा गया, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और कौन से महासागर से होकर के खींची जाती है, तो क्या नाम बताओगे, प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर के बीच में से होकर के गुजर रही है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने मैसेज कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।